वो इकलौता केमिकल है जो ये वो इकलौता केमिकल है जो ये तय करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। जब आप रिवॉर्ड के लिए ज्यादा काम करते हैं तब आपका डोपामीन हमेशा तब रिलीज होता है जब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के रिवॉर्ड गलत होते हैं, पर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करना गलत होता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कैफीन या फिर ड्रग्स। दोस्तों, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने डोपामीन की इस बायोलॉजी में, इस सर्किटरी को अच्छी तरह से समझा और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि क्या गीता के अंदर न्यूरोसाइंस के कुछ लेक्चर्स हैं, तो आपका जवाब होगा तुम पागल हो गए हो, ज्यादा किताबें पढ़ने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पर चलिए इस सवाल को कुछ देर के लिए अलग रख देते हैं और इस सेशन के लास्ट में हम देखेंगे कि जो हमने कहा वो सही है या नहीं। आप इसका जवाब खुद ही दीजिएगा। एक दूसरा सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जीवन में कुछ ही लोग सफल होते हैं और ज्यादातर लोग किसी भी प्रोसेस को शुरू तो करते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते और असफलता की जिंदगी जीते हैं। अगर इससे भी आप सहमत नहीं हैं तो खुद को देखिए। एक महीना होने वाला है सन 2023 का। एक महीने के अंदर जो आपने एक महीने पहले रेजोल्यूशंस लिए थे, उनमें से कितने रेजोल्यूशंस पर आप अभी भी कायम हैं? अगर हम इस साल को 12 महीनों में बांट दें और हम आपसे यह पूछना चाहें कि क्या आपने अपने रेजोल्यूशंस का 12वां हिस्सा पा लिया है या फिर आप रेगुलर अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो आज के इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप न्यूरोसाइंस के एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर से दूर हट रहे हैं और यही आपको असफलता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहा है। डोपामीन हमारे इस पूरे सिस्टम का सफल और असफल इंसानों के बीच का एक मानक पैमाना है। ये वो इकलौता केमिकल है जो ये तय करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल, अगर आप इसे ठीक से कंट्रोल करना सीख लें। कभी सोचा है कि हार्ड वर्क आखिर इतना हार्ड क्यों होता है? मिसाल के लिए, सुबह जल्दी सोकर उठना, एक्सरसाइज करना, कॉफी और चाय से दूर रहना, देर तक पढ़ाई करना, अपने किसी भी काम पर फोकस करना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना और उन पर टिके रहना। आखिर हार्ड वर्क हार्ड क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि इसका आंसर है, हम में से ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि हम प्रोसेस के बजाय उसके एंड गोल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या आपने जिम जाते हुए किसी ऐसे लड़के को देखा है जो 3-4 दिनों तक लगातार जमकर मेहनत करता है, पर जब उसे अपने शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो वो जिम छोड़ देता है? ठीक यही हाल कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट में होता है। वो शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब 2 से 3 महीनों के अंदर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कहते हैं ये तो जुआ है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग डोपामीन के लिए रिवॉर्ड ओरिएंटेड हो जाते हैं। हमें शरीर में या फिर अपने मन में एक मजे की फीलिंग सिर्फ तभी मिलती है जब हमारे पास वो रिवॉर्ड आ जाता है। इसे ही रिवॉर्ड ओरिएंटेड होना कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए। साइकोलॉजी की इस थीम के अंतर्गत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बेहद शानदार साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें नर्सरी क्लास के कुछ ऐसे बच्चों को लिया गया जिन्हें पेंटिंग बनाना पसंद था। ये बच्चे अपनी मर्जी से पेंटिंग बनाते थे और उन्हें इस काम में मजा आता था। टीचर्स ने इनमें से ज्यादातर बच्चों को धीरे धीरे उनकी पेंटिंग्स बनाने पर रिवॉर्ड देना शुरू किया। मिसाल के लिए, किसी को चॉकलेट या फिर किसी को गुड वर्क जैसे स्टार्स। धीरे धीरे बच्चे रिवॉर्ड ओरिएंटेड होते गए। फिर कुछ समय के बाद टीचर्स ने इन्हें रिवॉर्ड देना बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा? बच्चों ने पेंटिंग्स करनी बंद कर दी। उन्हें अब इसमें मजा नहीं आ रहा था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों का डोपामीन लेवल जो कि उस प्रोसेस में रिलीज होता था, यानी कि वो पेंटिंग को एंजॉय करते थे, अब पेंटिंग के बजाय वो रिवॉर्ड पर ज्यादा फोकस होने लगे। यही इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट के बीच का अंतर है। इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट है जब हम किसी काम को अपनी मर्जी से उसके प्रोसेस को एंजॉय करते हुए करते हैं, पर एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट हम तब काम करते हैं जब हमें उससे जुड़ा हुआ कुछ अच्छा, रिवॉर्ड जैसी कोई चीज सामने दिखाई देती है। डोपामीन के बारे में 2 चीजें आपको और जाननी चाहिए। एक, डोपामीन पीक और डोपामीन बेसलाइन। डोपामीन पीक का मतलब है कि कब आपको सबसे ज्यादा मजा आता है,
और डोपामीन बेसलाइन का मतलब है वो परिस्थिति जहां से आपको धीरे धीरे मजा आना शुरू होता है। आमतौर पर हम में से ज्यादातर लोग रिवॉर्ड ओरिएंटेड होते हैं और हमारा डोपामीन पीक अपने रिवॉर्ड पर आता है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से शामिल हैं तो आपको आज का सेशन ध्यान से सुनते रहना चाहिए। जब आप रिवॉर्ड के लिए ज्यादा काम करते हैं तब आपका डोपामीन हमेशा तब रिलीज होता है जब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के रिवॉर्ड गलत होते हैं, पर सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करना गलत होता है। अब एक नियम और ध्यान से समझिए। डोपामीन बेसिकली आपके परसेप्शन ऑफ टाइम को प्रभावित करता है। कैसे? इसे ध्यान से सुनिए। डोपामीन आपके टाइम को स्ट्रेच या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जरा सोचिए, एक कठिन काम है जिम में एक्सरसाइज करना, और अगर आपका डोपामीन लेवल सिर्फ और सिर्फ अच्छा शरीर बनने के बाद ही रिलीज होता है तो आपके लिए दिन में 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालना मुश्किल होता है। ये 1 घंटा जिम में बिताए नहीं बीतता है। आपको ऐसा लगता है कि ये 1 घंटा बढ़कर 2 से 3 घंटे जैसा लग रहा है। वहीं दूसरी ओर जब आपको किसी काम में मजा आता है, मिसाल के लिए आप कोई कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, डोपामीन लेवल इतनी तेजी से रिलीज होता है कि ये आपके 3 घंटे को 1 घंटे तक सीमित कर देता है। आपको लगता है अरे अभी अभी तो मैंने शुरू किया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया। जब आपको किसी एक्टिविटी में मजा नहीं आता है तब डोपामीन उस एक्टिविटी के टाइम को स्ट्रेच कर देता है। वहीं दूसरी ओर बदली परिस्थिति में आपको वो टाइम कम लगता है। अब यहां पर आपको एक झटका लगने वाला है। बेसिकली डोपामीन का ये कॉन्सेप्ट ग्रोथ माइंडसेट की एंटीथेसिस है। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रोथ माइंडसेट क्या है और इसकी एंटीथेसिस क्या है? क्या आपने सुना है ज्यादातर सफल लोगों को यह कहते हुए कि मैं अभी सिर्फ सीख ही रहा हूं, मैं तो अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हूं। बेसिकली इन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट तब आता है जब ये किसी भी प्रोसेस के दौरान निकलने वाले डोपामीन को एंजॉय करते हैं। द न्यूरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट इज लर्निंग टू गेट डोपामीन बाय द प्रोसेस, नॉट आफ्टर एंड ऑफ द प्रोसेस। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जवाब है हाँ। आप अपने ब्रेन को आर्टिफिशियली इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो किसी भी प्रोसेस को एंजॉय करे और उस प्रोसेस के दौरान ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज हो। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तब आपके लिए वो काम और भी ज्यादा कठिन होता जाएगा। क्या आप जानते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो आपके ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा डोपामीन रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि कैफीन या फिर ड्रग्स। पर क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया है? जैसे जैसे आप कैफीन की मात्रा बढ़ाते रहते हैं, पहले जो मजा आपको 1 कप कॉफी में आता था अब वो नहीं आ रहा है। यही ड्रग लेने वालों के साथ भी होता है। पहले जो मजा उन्हें ड्रग की छोटी मात्रा लेने में आता था, अब उसके लिए उन्हें ड्रग की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है। ये डोपामीन पीक का कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे आपको ड्रग के लिए और ज्यादा एडिक्टिव बनाता जाता है। इसलिए जरूरत है कि बजाय आप रिवॉर्ड पर आने वाले डोपामीन पीक के पीछे भागने के, प्रोसेस में निकलने वाले डोपामीन के बेस लाइन को एंजॉय करना सीखें। अब सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है, तो जरा ध्यान से सोचिए। अगर सुबह बिस्तर से उठते ही आप अपने आप से यह कहें कि आज का दिन तो बहुत खराब है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, कैसी सड़ी जिंदगी है और कैसा खड़ूस बॉस है, तो आपका पूरा दिन ठीक इसी तरह से बीतेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपने आप से यह कहें कि क्या सुहाना दिन है, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं आज अपने आप को पहले से बेहतर बनाऊंगा, आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। इसे द पावर ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। आपको इसी का इस्तेमाल अपने डोपामीन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना है। सवाल है कैसे? आपको खुद को यह समझाना है कि यह प्रोसेस ज्यादा एंजॉयबल है बजाय इसके एंड रिजल्ट के या फिर उस रिवॉर्ड के जो इसके लास्ट में मिलने वाला है। आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, ना कि उसके खत्म होने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को। यह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है या फिर झूठ जैसा। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यह तो खुद से झूठ बोलना ही है। जवाब है हाँ, यह खुद से झूठ बोलना ही है शुरुआती परिस्थितियों में। पर जैसे जैसे आप खुद को इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए पाते हैं, आपको समझ में आता है कि वास्तव में प्रोसेस कहीं ज्यादा मायने रखता है एंड रिजल्ट के। और यही चीज आप MS धोनी सर के इंटरव्यू में पाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान धोनी सर से पूछा गया था कि आखिर कैसे आप इतने ज्यादा मैचेस को जिताते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रोसेस एंजॉय करता हूं। अगर आप अपने प्रोसेस को ठीक कर रहे हैं तो रिजल्ट वही होगा जो आप चाहते हैं। जब किसी भी प्रोसेस के दौरान आपको बहुत ज्यादा थकान या फिर परेशानी लगे तो खुद को समझाइए कि ये परेशानी आपके डोपामीन के बेस लाइन को बढ़ाने में आपकी मदद कर रही है। आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, न कि उसके एंड रिजल्ट को। आप इस काम को अपनी चॉइस से कर रहे हैं, यह आप पर थोपा नहीं गया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं
तो आपको सर्च करना चाहिए डेविड गॉगिंग, जो कि एक एक्स नेवी सील हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर इसी के ऊपर बनाया है। वो समझाते हैं कि कैसे आप प्रोसेस को एंजॉय करते हुए लगातार एक्सरसाइज को एंजॉय कर सकते हैं और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट एक अच्छी बॉडी के तौर पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने डोपामीन की इस बायोलॉजी में इस सर्किटरी को अच्छी तरह से समझा और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल किया। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एफर्ट के लास्ट में आने वाले रिवॉर्ड के लिए खुद को तैयार मत कीजिए, ना ही इस एफर्ट से पहले किसी भी तरह के रिवॉर्ड की अपेक्षा कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने की, क्योंकि एक बार आप इस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तब आपको कभी भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपका ये पूरा काम एफर्टलेस तरीके से होता रहता है। अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर। क्या गीता में न्यूरोसाइंस के किसी भी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है? अभी तक हमने जो भी आपके साथ शेयर किया, ये न्यूरोसाइंस का एक बेहद शानदार कॉन्सेप्ट है। अब जरा उस श्लोक को याद कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तुम्हें प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पर। अगर तुम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो रिजल्ट वही होगा जो तुम चाहते हो। अब जरा इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या गीता के अंदर न्यूरोसाइंस के किसी कॉन्सेप्ट को बेहद आसान भाषा में समझाया गया है। हमें से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम दर्शन को उसके गूढ़ता से कभी भी समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक मास्टर की, जो हमें इन चीजों को अच्छी तरह से समझा और सिखा सके, क्योंकि जिंदगी कभी भी सिखाना बंद नहीं करती। पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।